Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Summer English World. Today, we are going to start class 12th, poem 2, English, Keeping Quiet. आज हम पोएम 2, कीपिंग क्वाइट को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, वो आपने देख लिया होगा। लॉस्ट स्प्रिंग, वो भी आपने देख लिया होगा। कई सारे क्वेश्चंस आंसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लासेस के लिए, वो भी इस चैनल पर डल चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। आप उन्हें भी देख लीजिएगा क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आज हम लोग कीपिंग क्वाइट पोएम पर डिस्कस कर रहे हैं और इसी के साथ में कई सारे ग्रामर के भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप उनमें से किसी को भी नहीं छोड़िएगा अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो। और इसी के साथ में क्लास 9 से लेकर 12 तक का कंटेंट्स भी वीडियो पर उपलब्ध है। पोएम को स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा मेहनत कैसी थी। अगर आपने बहुत मेहनत की होगी तो आपका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपकी मेहनत कम होगी या अच्छी नहीं होगी तो आपका रिजल्ट बता देगा कि आपकी वो मेहनत कैसी थी। ये 2 लाइन के थॉट में बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसलिए जब भी आपका रिजल्ट आता है तो वो आपकी मेहनत के बारे में बताता है। Now we will start our poem Keeping Quiet. About the poet. Keeping quiet, चुप रहना। मतलब यहां पर पोइट क्या कहना चाह रहा है। इस पोयम में जो कवि है वो मौन रहना मतलब चुप रहना और स्थिरता पर जोर देता है। वह चाहता है कि लोग थोड़ा शांत रहें, मशीनें जो चलती रहती हैं वो थोड़ा सा आराम लें, युद्ध जो चल रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएं। वह लोगों से जीवन का आनंद लेने और पृथ्वी पर शांतिपूर्वक कार्य करने का निवेदन करता है। यहां कीपिंग क्वाइट का मतलब आप वो मत समझिएगा कि क्लास में आके जब टीचर्स एकदम से डांट देते हैं बच्चों को, कीप क्वाइट साइलेंट, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी पोयम खत्म होने पर या पूरी पोयम एंड होने पर हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा कि इसमें आखिर पोइट कवि कहना क्या चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पोइट पैब्लो नेरुडा, जो कि 1904 से 1973 इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो बेसोल्टो, who was born in the town of Parral in Chile. ये इनका लॉन्ग नेम है, नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बेसोल्टो, और इनका पेन नेम मतलब होता है उपनाम, जो कि वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है, सर आपको प्रोवाइड कर देते हैं ऑलरेडी। पेन नेम मतलब होता है उपनाम या घरेलू नाम, छोटा नाम। हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ परल इन चील, चील देश में एक परल शहर में इनका जन्म हुआ था। नेरुडास पोयम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। नेरुडा की कविताएं आसानी से समझ आने वाले चित्रों से भरी हुई है जो उन्हें कम सुंदर नहीं बनाती, जो उन्हें
कम सुंदर नहीं बनाती, क्योंकि ये अपनी पोयम में आप देख सकते हैं, इन्होंने कुछ चित्र भी दिए हुए हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जैसे कि अपने इंडिया में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में लिटरेचर के लिए। इन दिस पोयम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन and creating a feeling of mutual understanding among human beings। इस कविता में नेरुडा एक शांत आत्मनिरीक्षण और मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना पैदा करने की आवश्यकता पर बात करते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। What does the title of the poem suggest to you? इस कविता का शीर्षक आपको क्या बताता है? जो टाइटल है आपको क्या बताता है? What do you think the poem is about? और आपके अनुसार यह कविता किस बारे में है? देखिए, जो पोइट होते हैं ना, जो पोयम को लिखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि पोयम में 8 लाइन्स होती हैं, 10 लाइन्स होती हैं, 12, 16 लाइन्स में वो अपनी पोयम को पूरा एंड कर देते हैं। लेकिन उनकी हर एक पोयम की लाइन में बहुत कुछ बातें छुपी होती हैं, बहुत कुछ सार जो होता है छुपा होता है। उसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, वरना मैं इस पोयम को बहुत ही जल्दी से इसको आपको समझा के एंड भी कर सकता हूँ लाइन टू लाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके हर लाइन के अंदर जो 3-4 लाइनें एक्स्ट्रा जो हिडन है, वो आपको समझाना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। चलिए साथ में गिनिए सब लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और अब हम सब स्थिर रहेंगे, शांत या निश्चल। पास में वर्ड मीनिंग आपको मिल रहा है, शांत हो जाएंगे एकदम से। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर एक बार के लिए हम लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात न करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकें। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को इतना न हिलाएं न डुलाएं। अब ये तो जो लाइंस बोल रही हैं उसने बता दिया, लेकिन इन लाइंस के अंदर पोइट क्या बोलना चाहता है, रियल मीनिंग इसका क्या है, उसको देख लेते हैं। यहां पर जो पोइट है लोगों से चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह मानता है कि चुप रहना एक सुनहरी व शांति प्रदान करने वाला होता है। और मतलब में अगर हम जाएं तो कवि संसार के लोगों से 12 तक गिनने व बगैर बोले और हिले डुले पूर्ण शांति बनाए रखने के लिए कहता है। वह यह संदेश देने का प्रयास करता है कि फालतू का बोलना और बेवजह की क्रियाकलाप करना उन अनेक समस्याओं का कारण है जिससे यह पूरा मानव जाति उससे ग्रसित होती है। ठीक है, इन लाइनों में ये मीनिंग्स भी छुपा हुआ था। नाउ वी विल गो अहेड नेक्स्ट स्टैंजा। अब हम देखते हैं बाकी की और लाइंस पर। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट
without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. यह एक अनोखा क्षण होगा, एकदम मोहक लगने वाला, विचित्र, एक्जॉटिक, जिसमें कोई हड़बड़ी मतलब कोई भी क्रियाकलाप या इंजन या मशीनों का शोर नहीं होगा. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. वी वुड ऑल बी टूगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. हम सब इस आकस्मिक जो अनोखे क्षण में एक साथ होंगे एकदम से. थोड़ा बहुत हम इसको महसूस कर सकते हैं कि जब कोरोना काल आया था तब उस समय सब लोगों ने अपना अपना काम बंद कर दिया था, जो बाहरी काम हो रहे थे. अपने पेरेंट्स जो हैं, पिताजी जो हैं, शॉप वगैरह पे नहीं जा रहे थे, पूरा मार्केट बंद था. मतलब प्रकृति ने एक ऐसी महामारी ला दी थी कि सब लोगों को घरों के अंदर रहना था. तो उस समय कुछ फीलिंग अलग ही थी. मतलब जो काम डेली वाले हम लोग करते जा रहे थे, और जब हम इतने सारे काम करते हैं तो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि थोड़ा बहुत हमें अपने बारे में ही सोचना चाहिए, या जीवन में कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए. तो यहीं पे मतलब कुछ वहाँ से भी हम लोग सीख सकते हैं. ओके, कैसे सब लोग साथ में घर पर थे, एक दूसरे के साथ फैमिली को टाइम दे रहे थे, माता पिता बच्चे सबकी सब घर पर एक अच्छा ही माहौल था. सब अपने अपने काम से रुक गए थे. हालांकि वो वाले काम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, लेकिन एक कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम. अब देखो इसमें आगे कवि यहाँ पर यह तर्क रखता है, ये जो 4 लाइन मैंने अभी पढ़ी थी उसका है कि जो संपूर्ण शांति का जो पल होगा वो कितना एकदम से हमको रोक देगा. यह असामान्य रूप से असाधारण होगा, है ना, जिसमें तो ना मशीनों का शोर न ही भीड़ का सैलाब होगा. तब हम एकदम अनोखी शांति के क्षण का अनुभव करेंगे. कभी कभी बोला जाता है ना कि मेडिटेशन करिए, एकदम थोड़ा दुनिया से हटके एकदम अपने आप में ध्यान लगाइए. तो ऐसा शांत रहना, ऐसा कूल रहना, इसलिए बोलता है थोड़ा सा शांत रहिए सब लोग. नेक्स्ट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. ठंडे समुद्र में मछुआरे वेल मछली जैसे बड़ी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और नमक इकट्ठा करने वाले जो व्यक्ति होंगे वो भी अपना काम बंद कर देंगे, शांत रहेंगे. और जब तक उनके हाथ में चोट लग जाती है नमक इकट्ठा करने में, तो वो अपने हाथों को देखेंगे जब तक शांत रहेंगे. तो अब यहां पर बात क्या हो रही है कि आपको पता ही है कि नमक जैसे इकट्ठा किया जाता है, समुद्र के पास में जो गड्ढे बनाए जाते हैं वहाँ से लहरें आती हैं, फिर पानी को सोख लिया जाता है, उन गड्ढों में जो नमक रह जाता है. तो उसको इकट्ठा करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके लिए कवि बोल रहा है कि उनको जो इतना नुकसान पहुंचता है हाथों से वो काम करने में, तो वो भी रुक जाएंगे और अपने हाथों को देखेंगे. और कवि ये भी कह रहा है कि कुछ क्षण के लिए मछुआरों को उन व्हेल मछलियों को मारने से रोकेंगे. जो यहाँ पे जो व्हेल जो है एक शांत व मित्रवत प्राणी है, व्हेल मछली जो होती है. और यह जो एक उस समय और जो निष्क्रियता है उस नमक इकट्ठा करने वाले मजदूर को भी रोकेगी, ताकि वह अपने हाथों को जो चोट पहुंची है उसे महसूस कर सके और उसकी देखभाल कर सके, थोड़ा वो काम को रोके. इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर रात दिन अगर हम लोग काम करते रहेंगे और थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, तो इसका मतलब इंसान काम करते करते ही एक दिन मर जाएगा, और ना वो अपने रिश्तेदारों से मिलेगा, ना किसी को टाइम देगा, ना फैमिली को टाइम देगा. तो इससे क्या होगा कि इस ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है कि आप सारा दिन 24 घंटे रात दिन काम करने के लिए नहीं आए हो.
थोड़ा प्रकृति का आनंद लो। इस बारे में कवि ये कहना चाहता है कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा शांत रहिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस पेंटिंग को भी देख लीजिए जो पैब्लो नेरुदा जी की दिख रही है, जिसके बारे में हमने पहले उनके इंट्रोडक्शन में बात की थी कि उन्हें कम सुंदर नहीं बनाती हैं। ठीक है, प्रकृति के बारे में देखो कैसे तरीके से उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, एक अजीब सी लग रही है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे पैरा पे। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। कवि कहता है कि वे जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, जो गैसों से युद्ध करते हैं, जो अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं, मतलब यहां पर यह है कि पर्यावरण के खिलाफ युद्ध मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, और जहरीली गैसों का युद्धों में यूज करते हैं और युद्धों में अग्नि शस्त्रों का यूज करते हैं। उनसे कवि कहता है कि तुम लोग विजय तो प्राप्त कर लेते हो, लेकिन इन युद्धों में कोई जीवित नहीं बचता है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। फिर आगे बोलता है वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स। मतलब कवि चाहता है कि वे लोग स्वच्छ कपड़े पहनकर एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, यहां पे भाइयों का मतलब है संपूर्ण मानवता के साथ। इस संसार में जो भी रह रहे हैं वो सब उनके भाई जैसे हैं, मतलब संपूर्ण मानवता। इन द शेड डूइंग नथिंग, और एक छांव में शांतिपूर्वक रहें बिना कुछ ऐसा किए हुए। ठीक है, मतलब उनका साफ साफ ये कहना है कि कवि युद्ध भड़काने वालों को सलाह देता है जो पर्यावरण पर हमला करते हैं और अपने मानव बंधुओं के विरुद्ध हथियारों में जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं। यद्यपि वे जीत तो जाते हैं, लेकिन ऐसी जीत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि विजयी जो लोग होते हैं और जो पराजित होते हैं, दोनों ही इस भयानक त्रासदी को भुगतते हैं, दोनों का नुकसान होता है। ऐसे लोगों से भी कवि चुप रह के, शांत रह के, अच्छे तरीके से जीने के लिए बोल रहा है। अब समझ में आ रहा है कि कीपिंग क्वाइट पोयम का असली मतलब क्या है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा को, स्टेंजा को समझने से पहले नेरुदा जी की एक और यहाँ पर पेंटिंग को देख लीजिए, किस तरीके से आत्मा जैसी पेंटिंग उन्होंने बनाई है। अगर ये रात को आया तो लोग डर के मतलब घरों के अंदर ही घुस जाएं। ठीक है, लेकिन इनके बारे में अपन बात पहले भी कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे। What I want should not be confused with total inactivity। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसको गलत नहीं समझना चाहिए, मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि चुपचाप बैठ जाओ, कुछ करो ही मत। विथ टोटल इनएक्टिविटी, शांत रहने और कुछ न करने से मेरा मतलब पूर्ण तरीके से इनएक्टिव रहने से, निष्क्रियता से नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप है ना कोई बिजनेस करते हो तो उसको करना नहीं है, घर पे आके बैठ जाओ, है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ घर के कुछ काम करना ही छोड़ दो आप, ऐसा मतलब नहीं है। लाइफ इज वॉट इज लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। जीवन तो जैसे चलता है वैसे चलाना ही पड़ता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम एक मृत व्यक्ति मात्र जैसे होकर रह जाएं। मतलब यह है कि जिम्मेदारियों को निभाना तो पड़ता ही है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence।
यदि हमारा एकमात्र उद्देश्य जीवन को चलाते रहने का न रहा होता, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुछ क्षणों के लिए निष्क्रिय होकर शांति का अनुभव करते, perhaps a huge silence might interrupt this sadness, तो यह शांति उस उदासी को भंग कर देती जो स्वयं को न समझने और मृत्यु के खतरे से पैदा होती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्व्स विथ डेथ, और शांति और निष्क्रियता के ये क्षण हमें स्वयं को समझने का अवसर प्रदान करती। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम एक बार बैठ के जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है उसको नहीं समझ रहे हैं और जो भी काम है हमारे सामने वो करते जा रहे हैं, तो हम अपने जीवन को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें शांत रह के उस शांति का अनुभव करना है। मुझे पता है कि यह शांति जो है उस उदासी को भंग कर देगी। जो उदास होता है इंसान बैठ के चिंता में हो जाता है, जो कि मृत्यु को न समझने और खतरे से पैदा होता है कि मृत्यु के बारे में, इसका मतलब ये हो रहा है कि ना कभी हमसे कुछ देर उन विचारों व कार्यों में रोक लगाने के लिए कहता है जो हमारे रोज के निर्वाह हेतु आवश्यक हैं, लेकिन कभी चाहता है कि हम रुकें और अपना आत्मनिरीक्षण करें। ये क्षण हमें उस दुख से उबरने में सहायक होंगे जो हमें जीवन में अपने वास्तविक ध्येय को न समझने से उत्पन्न होता है। इसी निराशा के कारण हम मृत्यु के सतत भय से आतंकित रहते हैं। इसके बाद लास्ट स्टैंजा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है कि हमें किस प्रकार शांति से कार्य करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जब हर चीज एकदम मरी हुई सी लगती है तब भी पृथ्वी जीवित रहती है। पृथ्वी पर जब कई सारी चीजें ऐसा लगता है कि मृत अवस्था में हमको लगती हैं, लेकिन पृथ्वी तब भी जीवित है, चलती रहती है। पृथ्वी इसको साबित करती है कि वह हमेशा जीवित है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कभी कहता है कि अब वह फिर 12 तक गिनेगा और सब शांत रहेंगे और वह चला जाएगा। यहां पर कवि जो है पृथ्वी से एक कीमती चीज सीख लेने की बात करता है जो पतझड़ में निर्जीव व निष्ठ प्रतीत होती है। पतझड़ के मौसम में कैसी प्रतीत होती है, एकदम से नई ऊर्जा का संचय करती है, बसंत ऋतु में पुनः जीवन तोड़ती है। इसी प्रकार हम भी रुक रुक कर शांत रहकर अपना आत्मचिंतन करें और नई ऊर्जा के साथ एक नए प्रयास की तैयारी करें। आई होप अब आपको ये पूरी पोयम समझ में आई होगी, क्योंकि जब भी हम किसी लेसन को, पोयम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इससे हमें परीक्षा में बार बार परेशानी नहीं होती उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को याद करने में। और एक पोयम, एक लेसन हमें अपने जीवन में भी बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए किताबों के जो लेसन होते हैं वो हमें ज़िंदगी जीने की काफ़ी सारी सीख देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।